नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कल ही दिल्ली सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी कल के न्यूज़ आर्टिकल्स में कि दिल्ली में एक बार फिर से बिजली संकट जो है वो गहरा सकता है। दिल्ली में दोबारा कोल शॉर्टेज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो सकता है। जानेंगे इसके बारे में आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि कल दिल्ली की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी जिसमें कि सभी मंत्रियों ने ये इन्फॉर्म किया है न्यूज़ पोर्टल्स को कि दिल्ली में जो है वो क्राइसिस हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, और जिसकी वजह से दिल्ली मेट्रो और दिल्ली के हॉस्पिटल्स भी प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये थर्सडे यानी कि गुरुवार को, यानी कि कल, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने सेंटर गवर्नमेंट को ये एक लेटर लिखकर इस बारे में जानकारी भी दी है और उनसे मदद भी मांगी है, उनसे रिव्यू करने के लिए भी कहा है इस बारे में। और उन्होंने ये भी बताया है कि 1 से 2 दिन का ही जो कोल स्टॉक है, जो कोयला है, वो बचा है। दादरी 2 और उनचार पावर स्टेशंस, जो कि जहाँ से दिल्ली को पावर सप्लाई की जाती है, ये जो प्रॉब्लम है ये डिसरप्शन की वजह से हुई है। जो दादरी नेशनल कैपिटल पावर स्टेशन है और फिरोज गांधी उनछार टर्मिनल पावर प्लांट है, जहां से ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को दी गई और गवर्नमेंट ने फिर ये रिव्यू मीटिंग करने के बाद आगे इसको पास ऑन किया है मीडिया में और सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि जो दादरी और उनछार, कालगौन, फराखा और झज्जर पावर प्लांट्स हैं, यहाँ से टोटल 1751 मेगावाट की पावर सप्लाई होती है दिल्ली को हर रोज। जी हाँ, हर रोज। और इसमें कंसर्न करने वाली बात मेनली ये है कि एक तो अभी जो सीजन है वो गर्मियों का चल रहा है, तो गर्मियों में पावर डिमांड वैसे भी बढ़ जाती है लोगों की, क्योंकि लोग अपने घरों में कूलर चलाते हैं, एसीज चलाते हैं, ऑफिसेज में भी एसीज चलते हैं। तो बिजली की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है इन सब की वजह से। और इन्हीं सब कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो इस मैटर में इंटरवीन करें, इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और जो मेन कंसर्न है वो एक्चुअली में है दिल्ली मेट्रो और हॉस्पिटल्स की अगर बिजली सप्लाई रुक जाएगी तो उसको लेके। क्योंकि घरों की जो बिजली सप्लाई रुकती है वो तो काफ़ी सालों से होती आ रही है, उसके तो सब हैबिचुअल होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर इस सीजन में, मतलब इतनी झुलसती हुई गर्मी में, अगर मेट्रो की पावर सप्लाई रुक गई और लोग बीच में ही रुक जाएंगे, मेट्रो अगर नहीं चल पाएगी तो एक तो गर्मी और ऊपर से आप बीच में रुके हुए हैं, मेट्रो की भीड़, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी या जो बहुत ही दुखद एक परिस्थिति बन जाएगी वो होगी हॉस्पिटल्स के लिए। उसका कारण ये है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न गर्मी। आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि गर्मी ने फिलहाल 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बार। आज से पहले 122 साल पहले इतनी गर्मी पड़ी थी जितनी अभी पड़ रही है। मतलब अप्रैल के महीने में किसी ने भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, लेकिन 40 छोड़िए 45 डिग्री तक पहुंच गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अभी ये हाल है तो मई और जून में क्या होगा। तो बहुत ही चिंता का विषय है ये। और वो भी दूसरा एक कंसर्न का विषय ये भी है कि आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि कोरोना के केसेस जो हैं वो दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। एक जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, हालांकि एक्सपर्ट्स ने और डॉक्टर्स ने ये बोला है कि इस पे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है काफ़ी लोगों को। तो ये इतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपको सावधानी तो बरतनी ही है, बाद में इलाज के चक्करों में ना पड़ना पड़े। और आपने देखा होगा कि कोविड की जो सेकंड वेव आई थी उसमें कितना बुरा हाल हुआ था, कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई थी। और अगर ऐसे टाइम पे हॉस्पिटल्स में पावर सप्लाई डिसरप्शन हो जाएगा, तो आप सोच के देखिए कि अगर कोई मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए या कोई उसका मेजर ऑपरेशन चल रहा है, और ऐसे टाइम पर अगर ये पावर कट्स होंगे, तो कितना कितना बुरा असर पड़ सकता है, कितना बुरा उसका रिज़ल्ट हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पर
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सत्येंद्र जैन हैं दिल्ली के, उन्होंने हॉस्पिटल्स और डीएमआरसी में पावर सप्लाई डिसरप्शन के बारे में जो ये मुद्दा उठाया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी फिलहाल 25 से 30% जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है दिल्ली में, वो इन्हीं पावर प्लांट्स के, पावर स्टेशंस के थ्रू होती है, जिसका मैंने आपको पहले नाम बताया था, दादरी और बाकी के जो पावर प्लांट्स थे। और ऊपर से ये बढ़ गई है डिमांड, क्योंकि जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि गर्मी इस बार कुछ जल्दी महसूस हो रही है, तो जो लोग अपने कूलर, एसी वगैरह सारे कूलिंग करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मई के आसपास निकालते थे, क्योंकि अप्रैल, मार्च अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। मार्च में तो मैंने एक टाइम ऐसा भी देखा है जब, आज से 10-15 साल पहले के, मार्च में रात में ओस पड़ रही थी। तो मार्च कभी भी और अप्रैल कभी भी इतना गर्म नहीं रहा जितना इस बार हो रहा है। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, कि ऑल ओवर इंडिया में पावर सप्लाई जो शॉर्टेज हो रही है, अब उसका एक जो ऑपोजिशन पार्टी है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या बाकी सारे स्टेट्स हैं, वो एक तर्क ये भी दे रहे हैं कि क्योंकि आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं कई राज्यों में, तो पावर कंपनीज तो फ्री नहीं प्रोवाइड कर सकती, उनको तो पेमेंट चाहिए अपनी सप्लाई जारी रखने के लिए। और क्योंकि कोयले की पेमेंट नहीं हुई है जहाँ से कोयला हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से भी ये एक रीजन बताया जा रहा है कि शॉर्टेज जो हो रही है उसका। अब अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें ये डिस्कशन भी किया गया है कि जो दिल्ली की मेजर पावर सप्लाई जो एलोकेशन होती है, वो दो प्लांट से होती है। एक तो दादरी वाले पावर स्टेशन से, और दूसरा ऊंचार पावर स्टेशन से। तो जिसमें दादरी वाला जो है वो 728 मेगावाट प्रोवाइड करता है, और बाकी जो 100 मेगावाट है वो ऊंचार पावर स्टेशन से होती है। और पिछले हफ्ते ही यूनियन पावर मिनिस्टर जो आर के सिंह हैं, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ भी ये इस मैटर का डिस्कशन किया था, और उन्होंने इस बात का जायजा लिया था कि कितने उनके पास अवेलेबिलिटी है कोल स्टॉक की, कितने रैक्स अवेलेबल हैं इस डिमांड को जो है हैंडल करने के लिए। इस बारे में भी डिस्कशन हुआ था। और काफ़ी जो है इस बार उछाल देखा गया है डिमांड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इस बार गर्मी पहले से ज़्यादा महसूस हो रही है और जल्दी महसूस हो रही है। तो एक तो पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है लोगों की, ऊपर से अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो ऐसे मौसम में, मतलब इस तरह के जब फेस्टिव सीज़न में भी अगर पावर कट होती है, तो ये बड़ा चिंता का विषय बन जाता है लोगों के लिए, कि भई कम से कम ऐसे मौकों पर तो आप पूरी तरह से पावर सप्लाई कीजिए। लेकिन स्टेट्स की अपनी मजबूरियां हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक खत्म हो रहा है, और पीछे से पावर सप्लाई अगर उनको कंपनीज की तरफ से नहीं आएगी, तो इसमें स्टेट्स गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि दिल्ली जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है अब नॉर्मली हाई टेम्परेचर अप्रैल में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इससे पहले कभी इतनी अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी इस साल पड़ रही है। अब उसका रीज़न एक तो वही है कि अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, शहरों में जंगल खत्म होता जा रहा है, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, कंक्रीट रोड्स बनती जा रही हैं, लोग प्लांट्स को और नेचर को खत्म करते जा रहे हैं अपने आसपास। तो उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि अगर इस मौसम में, इस महीने में अगर आप किसी हिल स्टेशन के आसपास जाएंगे ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एरिया के आसपास जाएंगे, तो वहां पर आपको इतनी गर्मी का एहसास नहीं होगा। जैसे आप हिमाचल जाएंगे, असम जाएंगे, मिजोरम वगैरह, गैंगटोक, वहां आपको इतनी गर्मी नहीं दिखेगी, महसूस होगी, जितनी दिल्ली, मुंबई या जो मेट्रो सिटीज हैं, या जो और यूपी, जो इतना बड़ा स्टेट है इंडिया का, वहां महसूस हो रही है। उसका रीजन आपको पता ही है कि भाई सोसाइटीज बनती जा रही हैं, लोग जंगल काटते जा रहे हैं, बिल्डर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, तो अब उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो किसी न किसी रूप में आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो बस यही रीज़न है। आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हमारे पास रिपोर्ट है। तो इस स्लाइड पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड जो डिमांड होती है पावर कंजम्पशन की, वो टूट चुका है। 7409 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है, जो जुलाई 2019 में किया गया था।
तो उसको भी पीछे छोड़ दिया है। और पावर पीक डिमांड जो थी वो पिछले मतलब 2002 के मुकाबले 285% इजाफा हो गया, उसमें 8,200 मेगावाट की रिक्वायरमेंट इस साल ज़रूरत महसूस हुई है। और जो तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो सफदरजंग वेदर स्टेशन है वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, दिल्ली को बेस मानते हुए, जो 43 डिग्री का मार्क था उसने 44 डिग्री बाय फ्राइडे टच कर लिया है, अकॉर्डिंग टू इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो वेदर वगैरह फोरकास्ट ये देखते हैं और बताते हैं कि आपको कि भाई आने वाले समय में कैसा मौसम रह सकता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 46 डिग्री तक भी जा सकता है दिल्ली के कुछ पार्ट्स में। कुछ पार्ट्स कौन से हैं जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन एरिया कम है और बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं। अब द प्रिंट का एक आर्टिकल है जिसमें इन्होंने बताया है कि भाई आखिर कारण क्या है कि जो स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी आपस में दिक्कतों उनको क्यों ये सामना करना पड़ता है बार बार। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को के ऊपर ब्लेम डालती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर ब्लेम डालती हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, आप सब तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं और भुगतना आम पब्लिक को पड़ता है। अब जो सबसे ज़्यादा पावर कट का जो इशू हो रहा है वो देखो किन स्टेट्स में हो रहा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लॉन्ग पावर कट्स हो रहे हैं। और स्टेट का ऐसा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस अचानक से आई जो डिमांड है इसको हैंडल करने में इन्होंने पहले भी कोई तैयारी नहीं की और अब भी इनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हम तो भाई देखो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। और एक और फैक्टर ये भी है कि लॉन्ग पावर कट्स का कि जो स्टेट्स हैं वो बच रहे हैं महंगा कोल खरीदने से, जो एक्सपेंसिव पावर है डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से। क्योंकि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स का चैप्टर था ना, डिमांड एंड सप्लाई वाला, किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, तो वही हो रहा है। अभी डिमांड बढ़ी हुई है पावर की और सप्लाई उतनी है नहीं कोल की, तो उसकी वजह से प्राइस भी हाई हो रहे हैं, कोयला महंगा मिल रहा है, स्टेट्स खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि स्टेट्स ने अपने जो राज्य हैं उनमें जनता को फ्री ऑफर कर रखा है। तो फ्री तो जब तक अच्छा था ना, जब तक आपके पास सफिशिएंट फंड्स होता है, आप मैनेज कर सकते हो उस चीज़ को कि हाँ भाई एक चीज़ अगर फ्री दे दी तो उसको दूसरी तरफ से आप मैनेज कर लोगे, दूसरी चीज़ों में पैसे बढ़ा दोगे, कहीं और से रेवेन्यू कर लोगे। लेकिन अगर आप सारा रेवेन्यू आने के बाद भी आपको बिजली उससे ज़्यादा महंगे दाम पर खरीदनी पड़े तो फिर आपको दिक्कत होती है, हर राज्य को होती है। ठीक है, जो अभी ग्लोबल कोल प्राइस जो चल रहा है मार्केट में वो $326 पर टन 22 अप्रैल को था और जनवरी में था $120 पर टन। तो आप देख रहे हो मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। और $50 की पर टन की कॉस्ट थी कोयले की 2020 में। मतलब तब से लेके अब तक 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए हैं सिर्फ 2 साल के अंदर कोयले के प्राइस। अब उसका रीजन क्या है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आप अभी तक देख रहे हैं पिछले 2 सालों से क्या चल रहा है। एक तो कोविड की वजह से इंडस्ट्रीज बंद थी तो उस टाइम पे तो डिमांड ही नहीं थी, उसकी वजह से $50 टन हो गया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्री खुलने लगेंगी तो डिमांड आने लगी। फिर उसके बाद अभी एक रीजन जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो भी, उसमें तो हर चीज महंगी हो रही है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, कोयला महंगा हो रहा है, हर चीज, रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा, दवाइयाँ हो सकता है आने वाले टाइम में दवाइयाँ भी महंगी हो जाएं, तो कोई उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अब अप्रैल के महीने में गर्मी इतनी बढ़ पड़ रही है तो सडन डिमांड बढ़ी है ये। इस डिमांड का बढ़ने का अंदेशा पहले गवर्नमेंट को भी नहीं था कि इतनी डिमांड बढ़ जाएगी अप्रैल के महीने में। भाई मई जून में तो सबको पता है कि गर्मी पड़ती है तो उसके लिए आप सफिशिएंट तैयारी पहले से करके रखते हो। लेकिन ये जो सडन डिमांड बढ़ी है ना इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि 2021 में से अगर अभी कंपेयर करें तो आप देखो डिमांड कितनी बढ़ गई है। 2021 में 124.2 बिलियन यूनिट पर मंथ डिमांड हो गई थी, जो 2019 में 106.6 बिलियन यूनिट थी। और 2022 में ये दोनों टाइम का रिकॉर्ड तोड़ के 132 बिलियन यूनिट पर मंथ हो गई है। अब जो हीट वेव चल रही है पूरी कंट्री में
उसकी वजह से जो आईएमडी डिपार्टमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई हीट वेव तो कंटिन्यू रहेगी अभी और 40 से ऊपर ही जा सकता है टेम्परेचर आने वाले दिनों में। तो पावर कंजम्पशन डेटा प्रोवाइड करने वाली जो एजेंसी है एक, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पोसोको, इस एजेंसी ने मॉनिटर किया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंट्री के अंदर, और इनका जो डेटा है वो ये बताता है कि पिछले 4 साल से, पिछले 4 साल का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है अप्रैल के महीने में एनर्जी की डिमांड से। तो इतनी डिमांड इस बार हुई है। और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है इंडिया सप्लाइड अबाउट 4400 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी ऑन अ डेली बेसिस। तो इतनी 4400 मिलियन यूनिट जो है एनर्जी डेली कंज्यूम हो रही है 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक इस साल, जो कि पिछले 2018 से लेके 2021 तक के मुकाबले उस वक्त पे 3500 मिलियन यूनिट जो है एनर्जी की कंजम्पशन थी डेली। तो आप उससे समझ सकते हो कि कितना ज्यादा। अब आप इस ग्राफ को देखो कि 2018 में कितनी डिमांड होती थी वीक वन में, 3455 3396 3552 3613। उसके बाद 2019 में डिमांड कैसे बढ़ी, 2020 में कितनी कम डिमांड थी, क्यों कम थी, लॉकडाउन था, सारे ऑफिसेज बंद थे, सारी फैक्ट्रीज बंद थी। और आपको अगर याद हो आज से 2 साल पहले 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो वेदर कितना अच्छा, अपने आप नेचर ने अपने आप को हील कर लिया था। उसकी वजह से 2020 में ये महसूस ही नहीं हुआ था कि गर्मी मतलब पड़ी है, क्योंकि सब कुछ बंद था, सड़क पे गाड़ियां नहीं चल रही थी। तो जो गर्मी जिन चीजों की वजह से होती है वो चीजें थी ही नहीं। तो नेचर ने खुद को अपने आप हील कर लिया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला 2021 में, तो फिर देखो उसके बाद क्या हुआ है। 2021 का आप देखो ये चार्ट, 2022 में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि डिमांड तो बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं। और सबसे एक गौर करने वाली बात ये भी है कि सेंटर ने एक कमेटी बनाई थी, कोर मैनेजमेंट टीम सीएमटी, अगस्त 2021 में, ये मॉनिटर करने के लिए कि कोल सप्लाई जो पावर प्लांट्स को होती है इंडिया में उसका सारा लेखा जोखा रखने के लिए बनाया गया था। और रिप्रेजेंटेटिव्स थे इसमें पावर मिनिस्ट्री के, जो सारा इस बात को देख रेख करते थे। साथ में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड कोल इंडिया लिमिटेड के लोग भी इसमें शामिल थे। एक प्रेस रिलीज में इन्होंने ये बात कही थी। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के पास, आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में कितना हल्ला मचा था कि भाई 4 दिन का स्टॉक बचा है कोयले का, 4 दिन का, 5 दिन का, सारे स्टेट्स कह रहे थे, दिल्ली के भी मिनिस्टर्स कह रहे थे कि भाई इतना कम स्टॉक बचा है, आप जल्दी से अरेंज कीजिए। तो सीएमटी जो ये कोर मैनेजमेंट टीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, इन्होंने ये भी बोला कि एक रीजन ये भी है कि काफी हैवी रेन हुई है कोल माइनिंग एरियाज में, जैसे कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, जिसकी वजह से कोल प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है और उतना कोल प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा जितने की जरूरत है। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि 43.6% का जो रिडक्शन है पावर जनरेशन में, वो इम्पोर्टेड कोल की वजह से है, जिसकी वजह से डिमांड 17.4 मिलियन टन की जो है वो कम पड़ रही है। एक्स्ट्रा डिमांड हमें डोमेस्टिक कोल से पूरी करनी पड़ रही है उसकी वजह से। और 24 अप्रैल को जो कोल का जो स्टॉक था, कोयले का जो स्टॉक था, 173 प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री जो है वो 21.77 मिलियन टन्स था। और रिक्वायरमेंट थी 66.33 मिलियन टन्स। तो मतलब आप जितना स्टॉक अवेलेबल था उससे 3 गुना ज्यादा डिमांड थी। सीईई के द्वारा जो ये डेटा जारी किया गया है कि आउट ऑफ द 173, 108 पावर प्लांट्स हैव क्रिटिकली लो स्टॉक बिलो 25% ऑफ द रिक्वायर्ड लेवल। तो जितना चाहिए था उससे भी 25% कम है। अब आप क्या ही इसमें उम्मीद कर सकते हैं फिर कि भाई क्या आपको बिजली मिलेगी अच्छी। और 50 से ज़्यादा थर्मल प्लांट्स जो हैं उनमें 10% से भी कम मार्क का बचा हुआ है। और 76% ऑफ कंट्रीज ओवरऑल पावर जनरेशन इज मेड थ्रू कोल फायर्ड प्लांट्स, जहाँ पे कोयले को जला के बिजली बनाई जाती है। और बाकी के जितने भी ऑप्शंस होते हैं, एक लाइक सोलर, वाइंड और बायोमास अमंग अदर्स अकाउंट द रेस्ट ऑफ द, इससे सिर्फ 12% जो है वो ज़रूरत पूरी होती है। और जैसा कि मैंने आपको देखो पहले बताया था कि एडिशनली द रशिया यूक्रेन वॉर, तो ये भी एक
प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कोल सप्लाई में जो बाधा बन रहा है। अब आप यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जनवरी में कोल जो है उसका क्या प्राइस था। फिर जैसे-जैसे ये बढ़ता गया, आगे जाता गया, मतलब 2020 में, 2021 में, 2021 तक देखो स्टेबल सा ही चल रहा था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन एकदम से अक्टूबर में, जुलाई के बाद एकदम से शूट अप हुआ, फिर थोड़ा-सा नीचे आया जनवरी 2020 में, और अप्रैल में आप देखो कहाँ है, कहाँ पहुँचा हुआ है अभी ये। तो सबसे मेन वजह तो वही है। अब इन सबके बावजूद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है, उनकी तरफ से जो ट्वीट हैं वो ये हो रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। इन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सारे जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहे हैं या जो भी उनसे डिमांड की जा रही है एक्शन लेने की, उनको उन्होंने शांत करने के लिए बोल दिया है कि भाई आप घबराइए नहीं, कोई कोल शॉर्टेज नहीं है। यूनियन कोल मिनिस्टर जो है प्रहलाद जोशी, उन्होंने बोला है कि भाई 72.5 मिलियन टन का कोयला जो है वो करंटली अवेलेबल है अलग अलग सोर्सेज में, जिनमें कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगारेनी कॉलरीज को लिमिटेड, कोल वॉशरीज, और 22.01 मिलियन टन ऑफ कोल जो है वो अवेलेबल है थर्मल पावर प्लांट्स पे। और इन्होंने सारे जितनी भी चीज़ हैं, द मिनिस्ट्री ऑल्सो डिसमिस्ड कोल शॉर्टेज एलिगेशन इन अ ट्वीट 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को इन मिनिस्टर ने जो हैं वो ये ट्वीट करके बोला है कि भाई जितने भी आरोप लग रहे हैं कि कोल शॉर्टेज है, उन सबको खारिज कर दिया है बिल्कुल, कंप्लीटली। अब कोल शॉर्टेज इफेक्ट कैसे करती है पावर कॉस्ट को? तो वही डिमांड एंड सप्लाई वाला यहाँ पर सीन है कि भाई डिमांड ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की प्राइस महंगी हो जाएगी। डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से ये हो रहा है। अब अभी जो इलेक्ट्रिसिटी डेफिशिएट है वो 1% हो गया है, जो एवरेज 0.3% था मार्च में। तो कोल ब्लेंडिंग भी एक टेक्निक होती है, जिसमें अगर इंटरनेशनल बाहर से आप जो कोल मंगा रहे हैं उसके साथ अपना जो इंडिया का कोल होता है उसको मिक्स करके, और उसको एक क्वालिटी लेवल पे मीट हो, वो उसके काबिल उसे बनाया जाता है ताकि उसको यूज करके हम पावर जनरेट कर सकें। लास्ट वीक पावर मिनिस्टर आर के सिंह हेल्ड अ मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 11 स्टेट्स। उनकी एक मीटिंग हुई है 11 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी 2016 में, जिसमें उन्होंने ये निर्णय लिया था, वही आत्मनिर्भर भारत वाला, कि भाई आप दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम कीजिए, खुद अपना जो है कोल का सब्स्टिट्यूट ढूंढिए, कुछ ऐसे तरीके अपनाइए जिनसे हमें बाहर से इंपोर्ट कम करना पड़े, जो वो अभी कर रहे हैं। क्रूड ऑयल के मामले में भी आप देख रहे होंगे कि उनकी लगातार कोशिश चल रही है, और उनके मिनिस्ट्री के जो बहुत ही नामी मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो कितना जोरों शोरों से लगे हुए हैं कि भाई क्रूड ऑयल पे हमारी डिपेंडेंसी बिल्कुल कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इलेक्ट्रिक कार और हाइड्रोजन कार इन सब का चल रहा है। तो उसी को लेके इन्होंने 2016 में एक पॉलिसी बनाई थी। और लेकिन जो लास्ट वीक जो मीटिंग हुई है उसमें सेंटर ने अलाउ कर दिया है कि आप 10% कोल ब्लेंडिंग के लिए आप इंपोर्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि अभी शॉर्टेज इतना चल रहा है। और इस प्लान को अलाउ करने के बाद ये हुआ है कि अब जो स्टेट्स हैं वो हायर रेट्स पे भी कोल को इंपोर्ट कर सकते हैं डिमांड को मीट करने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल कोल प्राइस इतना हाई हो चुका है कि ये इतना आसान होगा नहीं, जितना इजीली इन्होंने कह दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि हाँ आप ले लो, तो उतना इजी होगा नहीं। बहरहाल यही इस वीडियो का पूरा सार था कि आपको पूरी 0 से लेके और 100 तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई कोल शॉर्टेज क्यों हो रही है, क्यों प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं हमारी। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसके एंड में पहुंच गए हैं कि जो कि आपको सारी जानकारी मिल चुकी है, तो उसके हिसाब से आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में? आप क्या सोचते हैं, कैसे इसको और टैकल किया जा सकता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है इस सिचुएशन को? अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, और देखते रहिए। इन ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपकी नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।